मेरे टाइम के अंदर हमने पढ़ा था कि अकबर ने बहुत अच्छा काम किया है। अकबर का नाम भी अकबर द ग्रेट के हिसाब से लिया जा रहा था। मुझे ऐसा लगता है इंडियन हिस्ट्री बुक्स के अंदर अगर आप जैसे हिंदुइज्म भी बता रहे हैं आज के टाइम में, जैनिज्म बता रहे हैं, बुद्धिज्म बता रहे हैं, मैंने कुछ टेक्स्ट पढ़े चेंजेस के बाद एनसीईआरटी है, दे शुड टेल द रियल साइड ऑफ द नंबर्स। एनसीईआरटी ने ये लिखा था कि औरंगजेब ने हिंदूज को ग्रांट्स दिए हैं टू बिल्ड टेम्पल। जब एक बंदा था शिवांग वर्मा, उसने आरटीआई फाइल करी कि एनसीईआरटी के पास ऐसा क्या सोर्स है कि वो इस तरह से कह रहा है कि औरंगजेब ने ग्रांट्स दिए। एनसीईआरटी ने लेजिट एक लाइन लिखी, हमारे पास कोई सोर्स नहीं है जिसके बेस पर उन्होंने लिखा है कि औरंगजेब ने ग्रांट्स दिए। तो आप किस लिए लिख रहे हो? यू आर लिटरली मेकिंग पीपल बिलीव कि मुगल्स ने आपको पैसे दिए टू बिल्ड टेम्पल्स आफ्टर डिस्ट्रॉइंग दे, और उसका कोई सोर्स ही, कोई प्रूफ ही नहीं। उसकी सबसे औरंगजेब की किताब है आलमगीरी करके, जिसके अंदर कहीं नहीं लिखा है कि औरंगजेब ने एक रुपया भी किराया दिया हिंदूज को। पूरा भी आप काम कर रहे हो, अच्छा भी काम कर रहे हो, तो आप अच्छा काम पढ़ा रहे हो, पूरा भी पढ़ा रहे हो। अकबर इज द वन जिसका नाम अकबर द ग्रेट लेके लिया जाता है। ही वाज अ 5'3" का है, 5 फुट 3 इंच का आदमी जो कभी युद्ध में गया ही नहीं। उसकी खुद की किताब में लिखा है कि वो युद्ध से 8 किलोमीटर पहले बैठा रहता था, युद्ध देखता था। जौहर के बारे में जनरली लोगों को जो पता चला है वो पद्मावत मूवी से ही पता चला कि ऐसा कुछ हुआ कहा है अंदर। जौहर वॉज नॉट अ सिंगल थिंग जहाँ पे फीमेल जाके खुद को जला देती थी। जौहर के साथ एक और चीज़ होती थी जिसको हम कहते थे साका। तो ये दोनों टर्म्स साथ में चलती, जौहर एंड साका। जौहर होने के बाद द मैन यूज टू टेक द एशेज ऑफ द फीमेल्स एंड दे यूज टू रब ऑन देयर बॉडी, मतलब वो राख उड़ा के अपने बॉडी पे रब करता है। आपने पद्मावत मूवी देखी? पहली चीज़ तो पद्मावती नाम की कोई रानी ही नहीं थी, लेट मी बी वेरी क्लियर। ये लोग जितना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं तरह। और पद्मावत जैसी मूवी इन्होंने बनी, आपको शायद पता होगा, इन्होंने संजय लीला बंसाली ने थप्पड़ देगी चित्तौड़गढ़ में। ये जब शूट कर रहे थे तो ऐसा अंदर से आया था कि ये कुछ ड्रीम सीक्वेंस बनाने वाले हैं, जिसके अंदर रणवीर सिंह जो उस समय लव इन खिलजी बना, ये पद्मावती के साथ कुछ ऐसा सॉन्ग परफॉर्म करने वाला था। बैटल ऑफ तरेन 2 बार हुआ है। फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन था ना, उसके अंदर मोहम्मद गौरी को हरा दिया था, पकड़ के जेल में भी डाल दिया था। लेकिन मोहम्मद गौरी के पितर चौहान गए थे, आज जोड़ लिए थे कि मुझे छोड़ दो, मैं चला जाता हूँ सर। अभी हमारे संस्कार ऐसे थे कि चलो ठीक है भाई, माफ़ी मांग छोड़ देते हैं। अगर वो फर्स्ट बैटल के अंदर मोहम्मद गौरी को मार दिया होता तो इंडिया कभी कॉलोनाइज्ड हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अतिथि। आज का पॉडकास्ट थोड़ा सा खास है बिकॉज टुडे वी विल बी टॉकिंग ऑन इंडियन हिस्ट्री के उन टॉपिक्स पर जो कि हमको कभी सिखाए नहीं गए या फिर वी हैव सीन इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। और इन सब पर डीप इंसाइट देने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसा क्रिएटर है जिन्होंने हिस्ट्री को बोरिंग सब्जेक्ट से एक एंगेजिंग सब्जेक्ट बनाया है। सो लेट्स वेलकम टुडे अवर गेस्ट मिस्टर चंद्रवीर सिंह। लेट्स स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन कि कौन है चंद्रवीर सिंह। मैं अभी अहमदाबाद बेस्ड हूँ एंड आई एम फ्रॉम जोधपुर, राजस्थान। अहमदाबाद के अंदर एक मैं सोशल मीडिया एजेंसी रन कर रहा हूँ, द डिजिटल गुरु के नाम से। एंड उसी के पैरेलली आई स्टार्टेड माई कंटेंट क्रिएशन जर्नी अगेन। आई यूज टू डू, बट अभी मैंने वापस वो हिस्ट्री के वे में मैंने लेकर गया मैं उसको। हिस्ट्री ऑफ भारत के नाम से जो भी चल रहा है। अर्लियर इट वॉज लाइक लाइफ स्टाइल, और उसके अंदर थोड़ा ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। बट दिस इज़ द प्लेस दैट आई लाइक द मोस्ट। हिस्ट्री के अंदर आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर माई सेल्फ। वॉज देयर एनी ट्रिगर मोमेंट कि नहीं भाई आई वॉन्ट टू डू दिस? आपको शायद अगर याद हो, सोनी टीवी पे एक सीरियल आता था भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप। यस। उस टाइम पे आई वाज लाइक कि नहीं, किसी अलग इंसान के बारे में हम लोग जान रहे हैं। और स्कूल के अंदर कैसा है कि हिस्ट्री में एक सब्जेक्ट था जिसके अंदर पूरा मुग़ल लीनियज बता दी थी कि बाबर है, अकबर है, अकबर का फिर वो हुमायूं ने भी पढ़ी। तो वहाँ पे सिर्फ एक ही पैराग्राफ था जिसके अंदर ये चीज़ मेंशन थी कि हल्दी घाटी का एक युद्ध हुआ जिसमें महाराणा प्रताप लॉस्ट द बैटल। इसी के साथ साथ जब वो सीरियल चल रहा था, एट दैट मोमेंट आई टॉक टू माई टीचर। उनका मैं नाम नहीं लूँगा वरना थोड़ा लोग जज कर लेंगे उनको, क्योंकि नाम उनके जवाब से काफ़ी को रिलेटेड है। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा ऐसे सब क्यों है? इफ़ वी आर लर्निंग अबाउट हिमसेल्फ सो मच इन अ सीरियल देन व्हाई नॉट इन हिस्ट्री बुक्स? तो उन्होंने बोला कि
महाराणा प्रताप का कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं था हिस्ट्री। दैट्स वाई मुगल्स का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था। मुगल की वजह से बहुत ज़्यादा जीडीपी ग्रो हुई है एंड ऑल दैट। थोड़ा सा क्या है कि वहीं से मेरे को ट्रिगर लगा कि ये कुछ गलत ही बता रहे, क्योंकि मेरे फादर ने कुछ अलग बताया था कि महाराणा प्रताप का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, इसीलिए ऑल ओवर इंडिया को जाना जाता है कि नहीं छत्रपति शिवाजी महाराज है तो महाराणा प्रताप। एट दैट मोमेंट आई रियलाइज कि नहीं, हिस्ट्री को थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहिए। 2019 में कंटेंट क्रिएशन चालू किया था, बट 3-4 साल कुछ अच्छा लगा। 2023 के अंदर आई स्टार्टेड हिस्ट्री ऑफ भारत इन अ सेंस कि नहीं आई वांट टू शो पीपल नो अबाउट व्हाट इज रियली हियर। इंस्टाग्राम में हिस्ट्री को एक्सप्लेन करना इज़ टू मच डिफ़िकल्ट, और बात रही इंडियन हिस्ट्री इज़ टू मच वास्ट, तो उसको आप सिंप्लीफाई कैसे करके? एज अ कंटेंट क्रिएटर आप लोग को भी पता होगा कैसा होता है कि हमारे 3-4 घंटे की मेहनत इज़ अ फ्लिक अवे। राइट। हम उसके हिसाब से इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट बट चैलेंजिंग कि किस तरह से लोगों को ग्रैब करते रहें। बट ऑल इन ऑल मेरा मोटिव ये है कि लोगों को 1 मिनट के अंदर ही उतना बता पाऊँ जितना वो क्यूरियस ही खुद जाकर सर्च करें। उससे उन लोग को ज़्यादा समझ में आएगा कि नहीं व्हाट हैव वी मिस्ड। मेरी हर वीडियो के अंदर अगर आप देखो तो थोड़ा सा मैं क्वेश्चनिंग में ज़्यादा रखता हूँ, और ज़्यादा डीप बुकेट हम लोग बता भी नहीं सकते। तो दे जस्ट आई वॉन्ट टू कहते हैं कि क्वेश्चन आई वॉन्ट कि लोगों के मन में एक क्वेश्चन खड़ा हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ था कि नहीं था, या ये ऐसे ही बता रहे हैं, क्योंकि आजकल थोड़ा क्रॉस चेकिंग वाली जनरेशन है हमारी। दैट्स वाई आई बिलीव कि नहीं कम के अंदर आप बताते हो तो थोड़ा सा ज़्यादा वास्ट ऑडियंस रीच कर पाते हो। इतना डिफिकल्ट नहीं है, दिस चैलेंज नहीं, बट इट इज़ नॉट। आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम योर साइड कि इंडियन के जो टेक्स्ट बुक है, अपने जो यूथ है अभी के जो बात कर रहे हैं, उसको हिस्ट्री को जानना इज़ टू मच डिफ़िकल्ट, और वो उन लोगों को बोरिंग लगता है। तो आप कोई आपके साइड से मेरे को सजेशंस जानना है कि व्हाट आर द चेंजेस वी कैन डू इन स्कूल टेक्स्ट बुक टू लर्न द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अभी तो कैसा है कि चेंज हो गया है, अगर आप देखो तो एनसीईआरटी ने भी चेंजेस करे। हाँ भैया। बट एक सबसे बड़ी गलत चीज़ जो हुई है कि उन्होंने मुगल हिस्ट्री हटा दी। आप कैसे ग्लोरीफाई करोगे इंडियन हिस्ट्री को अगर मुगल्स ही नहीं है उसके? आज हमने बात करी थी, जैसे मेरे टाइम के अंदर हमने पढ़ा था कि अकबर ने बहुत अच्छा काम किया, और अकबर का नाम भी अकबर द ग्रेट के हिसाब से लिया जा रहा था। मुझे ऐसा लगता है इंडियन हिस्ट्री बुक्स के अंदर अगर आप जैसे हिंदुइज़्म भी बता रहे हैं आज के टाइम में, जैनिज़्म बता रहे हैं, बुद्धिज़्म बता रहे हैं, मैंने कुछ टेक्स्ट पढ़े चेंजेस के बाद एनसीईआरटी के अंदर, दे शुड टेल द रियल साइड ऑफ द मुगल्स। आपने बताया अकबर ने जजिया टैक्स, अगर आपको नहीं पता है तो एक हिंदूज़ के ऊपर टैक्स लगाया जाता है उस टाइम पे, अकबर ने वो टैक्स हटाया। बट वो टैक्स कब हटाया, क्यों हटाना पड़ा, वो सब के बारे में वीडियो था। मैं एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ। आपने अहोम्स के बारे में सुना? नहीं सुना? आसाम के अंदर शायद से मैं नाम अगर विलत प्रोनाउंस को लचित बोरफुकन करके एक जनरल थे। 16वीं सेंचुरी के अंदर 17 युद्ध मुगल्स के अगेंस्ट लड़े थे वहाँ, एंड ही वॉज अ रॉयल जनरल, ही डिडंट लॉस द बैटल। आपने उनके ग्रुप का भी नाम नहीं पढ़ा, लचित बोरफुकन वो दुख किया था। आसाम के अंदर एक ऐसा आदमी था जिसमें 17 युद्ध मुगल के अगेंस्ट लड़े, उनके बारे में नहीं खोलेंगे। वी नो महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला। बट एक छोटा सा जनरल जिसने इतने बड़े युद्ध लड़े था, पीपल शुड नो अबाउट इट एंड दे डोंट नो। तो ये सबसे बड़ा डीमेरिट है हमारा कि हिस्ट्री बुक्स ने बहुत ही ज़्यादा ब्रेन वॉश किया है, और थोड़ा सा पॉलिटिकल भी इसके ऊपर इम्पैक्ट रहा है। क्या आपको लगता है कि जो हम लोगों ने जो हिस्ट्री पढ़ी है इन स्कूल वो 100% एक्यूरेट नहीं है? इफ़ आई से अबाउट द पॉलिटिकल साइड, जो 1947 के टाइम की या गांधी जी के टाइम की और नेहरू जी के टाइम की है, वी कैन से दैट वी गॉट टू नो मोर अबाउट कि नहीं ऐसा ऐसा हुआ था। बट थोड़ा सा अगर मेडिवल टाइम में हम लोग जाते हैं, इट इज़ टोटल रबिश। जितना मैं अभी पढ़ रहा हूँ, जैसे आई रेड सम पेजेस ऑफ अकबरनामा, मैंने ज़्यादा हिस्ट्री पढ़ी नहीं, आई एम नॉट एन हिस्टोरियन।
तो हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर कोई भी आगे एक्सप्लोर कर सकता है। अकबरनामा मैंने पढ़ी, अकबरनामा के अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो बतानी चाहिए थी, नहीं थी। और वाइट वॉश, आप समझो कि इमेज किस तरह से वाइट, एक आपको एग्जाम्पल देखा, एनसीईआरटी ने ये लिखा था कि औरंगज़ेब ने हिंदूज़ को ग्रांट्स दिए हैं टू बिल्ड टेम्पल्स, टू बिल्ड वो क्या कहते हैं गुरुकुल जहाँ। अब जब एक बंदा था शिवांग वर्मा, उसने आरटीआई फाइल की कि एनसीईआरटी के पास ऐसा क्या सोर्स है कि वो इस तरह से कह रहा है कि औरंगज़ेब ने ग्रांट्स दिए। एनसीईआरटी ने लेजिट एक लाइन लिखी, हमारे पास कोई सोर्स के लिए जिसके बेस पर उन्होंने लिखा है कि औरंगज़ेब ने ग्रांट्स दिए। तो आप किस लिए लिख रहे हो? यू आर लिटरली मेकिंग पीपल बिलीव कि मुगल्स ने आपको पैसे दिए टू बिल्ड टेम्पल्स आफ्टर डिस्ट्रॉइंग देम, और उसका कोई सोर्स ही कोई प्रूफ ही नहीं। उसकी सबसे औरंगज़ेब की किताब है आलमगीरी करके, जिसके अंदर कहीं नहीं लिखा है कि औरंगज़ेब ने एक रुपया भी किराया दिया हिंदूज़ को। अकबर को लेके यू कैन टॉक अबाउट, लेकिन औरंगज़ेब हैज़ डीपली रूटेड इनटू इस्लाम। उसको क्लियर था कि उसको, वो कहते हैं ना कि आज का एक चल रहा है वो गज़वाए इन टाइप का जो चीज़ चल रही है, तो वो जो भी अटैक करता था इट वाज ओनली बेसिस ऑन इस्लाम कि हम काफिरों को मार रहे हैं। ऐसे इंसान को लेके आप लिख रहे हो कि ही इज़ गिविंग मनी टू द इंग्लिश, तो ये आप इस एक चीज़ से ही समझो कि उन्होंने हाथ खड़े कर दिया आपको दैट आरटीआई। अगर आपको कोई भी हिस्टोरिकल फिगर को ओवररेटेड बोलना हो, कैन हु विल बी? फॉर मी इट इज़ अकबर। हाउ? अकबर ने चित्तौड़ पर जब हमला किया, मानवता के साथ जो उसका युद्ध हुआ, उसने 30 to 40,000 सिविलियंस का बदे था आफ्टर विनिंग द बैटल। जीतने के बाद आप इतना मैसेकर क्यों करो से? अकबर को अच्छा क्यों बोला जाता है, मैं आपको एक सिंगल सा बता देता, क्योंकि उसके टाइम पे मुगल अंदर बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ, एक्सट्रीम लेवल पे ग्रोथ हुई थी मुगल का है। लेकिन चित्तौड़ लेने के बाद उसने 40,000 फीमेल्स, मेल्स और शायद बच्चे भी थे, उन सबका ओवरऑल मैसेकर करवाया। जजिया टैक्स भी लगाया था उसने। आफ्टर अ सर्टेन एज उसने हटाया उस चीज़ को, इस वजह से बुरा भी आप काम कर रहे हो, अच्छा भी काम कर रहे हो, तो जब आप अच्छा काम पढ़ा रहे हो बुरा भी पढ़ाना चाहिए। अकबर इज़ द वन जिसका नाम अकबर द ग्रेट लेके लिया जाता है। ही वॉज अ 5'3" गाय, 5 फुट 3 इंच का आदमी जो कभी युद्ध में गया ही नहीं। उसकी खुद की किताब में लिखा है कि वो युद्ध से 8 किलोमीटर पहले बैठा रहता था, युद्ध देखता था। आप उसका कंपैरिजन महाराणा प्रताप से पहले, एक इंसान जो 6.5 से 7 फुट के बीच में महाराणा प्रताप की हाइट रही होगी, जो वनवास रहे 12-13 साल तक, आप उससे कंपेयर वक्त रहे, ही इज़ अ टोटल ओवररेटेड फिगर। आप उसका क्या, वो क्या कहते हैं, नाटकीय रूपांतर जिसको कहते हैं, किसके रूप में बता रहे हो? ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन को आप देखो 6 फुट उसकी हाइट है, बोला चिट्टा है कि यही अकबर, ही इज़ अ डार्क फेस जो है, ऐसा कहते हैं। उसके गाल पे तिल था बहुत बड़ा, और 5 फुट 3 उसकी हाइट थी। उसके हेरेम्स में हरम जहाँ पे फीमेल्स को रखा जाता था, 5 to 7,000 उसकी वाइफ्स थी, और वो वाइफ्स भी नहीं थी हरम में, तो खैर आपको पता है किसको रखा जाता है। ही इज़ द मोस्ट ओवररेटेड हिस्टोरिकल फिगर विदाउट एनी रीज़न। ऐसा कुछ अच्छा उसने कुछ नहीं किया। एक टैक्स हटाया था यूज से, उसके बेस पे यू हैव जस्ट हिम एंड मेड इन वर्ल्ड। तो ओनली बिकॉज ऑफ टेक्स्ट। जजिया एक ऐसा टैक्स था, लोगों को थोड़ा कम पता है कि एक टैक्स लगा। 60% जजिया टैक्स वॉज टेकन फ्रॉम हिंदूज, जिसकी हिंदूज को ऐसा बोला जाता था अगर आप उनको टैक्स नहीं लोगे तो हम आपको कन्वर्ट कर देंगे फोर्सफुली। अब वो प्लीडिंग तरीके से कहते थे कि आप उनको छोड़ दो, उसके लिए हम क्या करें? बोले आप 60%। उस ज़माने में किस तरह से वो होता था पता नहीं, लेकिन मोस्टली स्टोरीज राइट कि 60% टैक्स देना पड़ता था तिलक लगाने के लिए, धोती पहनने के लिए, जस्ट टू बी हिंदू। ये एक टैक्स था जो मुगल्स वसूल करते थे हिंदूज से, टू बी हिंदू, नॉट टू कन्वर्ट। तो हमारे एंसेस्टर्स ने दिया है वो टैक्स, दैट्स व्हाई वी आर यूज्ड। अगर राजपूत के बारे में बात करें तो इंडियन सिविलाइजेशन में राजपूत का रोल कितना बड़ा था? इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, अगर आप देखो तो बॉर्डरिंग स्टेट है राजस्थान। मैक्सिमम जितने अटैक हुए हैं यही है, मैक्सिमम
वो नॉर्थ वेस्ट से हुई है, जो आज राजस्थान के पार्ट ओके। जितना भी बड़े से बड़ा अटैक हुआ है, तो सबसे बड़ा नाम तो निकल के आता है, बप्पा रावल का निकल के आता है। बप्पा रावल के बारे में लोगों ने खाली नाम सुना है, उनके बारे में पता नहीं, क्योंकि 7th सेंचुरी के अंदर बप्पा रावल ने अरब्स को खदेड़ के रख दिया। अफ़गानिस्तान वॉज अ पार्ट ऑफ इंडिया। सबसे पहला जो पार्ट गया इंडिया से, दैट वाज अफ़गानिस्तान। मोहम्मद बिन कासिम का एक सक्सेसफुल अटैक, जो पहला सबसे सक्सेसफुल मुस्लिम अटैक जिसको हम कहते हैं, दैट वाज इन द 7th सेंचुरी। अफ़गानिस्तान चला गया। एट दैट मोमेंट जितना भी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था, राजस्थान थी, पड रैंकिंग्स थे, वो समझ रहे थे कि ये लोग यहीं से घुसेंगे, क्योंकि ऊपर तो हिमालयाज आ गए, इस तरफ वो जाएंगे नहीं, तो ये सीधा था, अरब से सीधा एंट्रेंस यहीं से। 7th सेंचुरी से लेके द फर्स्ट इन्वेजन हैपेंड आफ्टर इन 1192 बैटल ऑफ करे। तो ये आप मोटा मोटी समझो 500 साल का एक इतिहास है, जिसके अंदर राजपूत्स हैव डिफेंडेड द बॉर्डर। अरब्स के थ्रू, टर्क्स के थ्रू बहुत सारे अटैक्स आए, प्लस 50 अटैक्स आए। तो हमारा थोड़ा दुर्भाग्य के ये 500 साल की हिस्ट्री वाइट वॉश कर गई, किसी को पता ही नहीं। आपने नागवट्टे का नाम नहीं सुना होगा, भोज का, प्रतिहार का, इतने सारे इन 500 सालों के अंदर उन्होंने पूरा फ्रंटियर संभाल कर रखा। फर्स्ट इन्वेजन और फर्स्ट अटैक के 500 सालों तक उन्होंने इंडिया को इन्वेड नहीं होने दी। इन्वेड होने के 150 साल तक तो वो साउथ तक पहुँच गए। इतना बड़ा उनका रोल था कि 1192 में पहला इन्वेजन हुआ। आपको शायद पृथ्वीराज चौहान का नाम बताओ, उनसे जो बैटल हुआ उसके बाद 150 साल तो वो साउथ तक पहुँच गए। काफ़ी बड़ा रोल रहा है राजपूत्स का। ये लोगों को ये 500 के है नहीं, वैसे डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है ये 500 साल की हिस्ट्री का, लोगों को पता। राजस्थान का कोई ऐसा किंग जिसको रिकॉग्नाइज मिलना चाहिए पर उसको इतना नहीं मिला, ऐसा कोई किंग है अब या पहले कुछ? 2-3 नाम निकल के आते हैं, बट मैं 1 या 2 नाम तो नहीं देखूँगा, लेकिन आई वुड से राणा सांगा, आपने शायद नाम सुना। वहाँ सांगा, ही वॉज द, शायद से मैं विलब्रुन भी, ये महाराणा फैमिली की लिलीज में निकल गया था और इनके बाद महाराणा प्रताप हुआ था। स्कूल नेम वॉज महाराणा संग्राम सिंह। सो ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने बैटल ऑफ खानवा किया था, बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है इस पर लेने पारे। बाबर ने अटैक किया था बैटल ऑफ पानीपत, आपको सिर्फ पानीपत मूवी के थ्रू बताओ। बाबर ने जब फर्स्ट अटैक किया था बैटल ऑफ पानीपत, जब रिबल्स का प्रॉपर उस टाइम पे इन्वेजन शुरू हो रहा था, उसके बाद महाराणा सांगा समझ लिए थे कि ये पूरा नॉर्थ कैप्चर कर लेगा। महाराणा सांगा ने सारे राजपूत्स के साथ आसपास जितने भी और थे सबके साथ बैठ के इतनी बड़ी एक मीटिंग करी और 2 लाख की एक विशाल लैसे आ गई कि इस बाबर को आज खदेड़ दिया ना, मतलब पूरा इंडिया फ्री हो जाएगा उनके से। तो बाबर उस टाइम पे नया नया था, उसको भी डर था। बाबर अपनी किताब में खुद लिखता है कि महाराणा सांगा इकलौता ऐसा था जिसमें सुदाख हट्टे करने में मजबूर कर दिया। महाराणा सांगा का इतना भारी वार था वो बैटल ऑफ खानवा, तो खैर बहुत लंबा बैटल। ऑल्दो राजपूत्स वर मोर इन नंबर, 2 लाख की सेना थी, स्टिल दे लॉस्ट इन फ्रंट ऑफ बाबर, क्योंकि बाबर के पास आर्टिलरीज थी, कैनन्स थे, वो उस टाइम में हमारे पास नहीं था। तो महाराणा सांगा हैज़ फॉट फॉर सो मैनी ईयर्स। उनकी आँख फूट गई थी, उनका हाथ कट गया था, एक पाँव कट गया था, शरीर पे कहते हैं कि 50 पर घाव थे। स्टिल ही यूज टू फाइट कि नहीं अपने को ये इनको तो खाली करें। उनके बारे में लोगों को पता नहीं। एंड माई नेम इक्वल शू सेकेंड में एक और नाम लेना चाहूँगा, महाराणा कुंभा का नाम लेना चाहूँगा, जिनके नाम पे कुंभलगढ़ है। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट वॉल ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद जो सबसे बड़ी वॉल है कुंभलगढ़, राजस्थान में आपको मिलेगी, वो महाराणा कुंभा ने करी थी। उन्होंने मेवाड़ को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इस्टेब्लिशन या पावरफुल बना दिया था। एंड ही मेड इट क्लियर कि नहीं काफ़ी अच्छा, मतलब है ना, अगर हम नॉर्थ वेस्ट को फेस करें तो वी शुड बी पावरफुल। सो दीस टू न्यूज़ आई गेस पीपल शुड हो। इंडिया की हिस्ट्री में ऐसा कोई बैटल हुई है राजस्थान में दैट इन टेक्स्ट बुक इट शुड बी मेंशन, ऐसा कोई भी है कोई बैटल?
in Rajasthan? राजस्थान में खैर मैं सब ने नाम तो ले लिया है, बैटल ऑफ खानवा ही है मेरे अकॉर्डिंग जो मेंशन होनी चाहिए, उनकी हल्दी घाटी के मेंशंस हैं और भी 2-3 युद्ध हुए हैं जिनके मेंशंस हैं, बट थोड़ा इंटरनल युद्ध भी था जिसके अंदर क्या है कि महदजी सिंधिया, ये ही वो मराठा जनरल है गेस, उन्होंने आलम शाह के साथ राजस्थान पर अटैक कर दिया। तो मराठाज और ये लास्ट युद्ध था राजस्थान में जिसके अंदर मराठा ने मुगल्स के साथ मिलके, मुगल वैसे कोई इतने अलाय नहीं थे, मुगल्स को दबा नहीं रखा था मराठा ने, बट महदजी सिंधिया का पूरा होल्ड हो गया था दिल्ली पे। तो उन्होंने बोला कि हमको राजस्थान से टैक्स चाहिए। तो राजस्थान के जो राजा थे, जयपुर और जोधपुर जो उस समय के राजा थे, उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं हमको टैक्स नहीं देना। तो महदजी सिंधिया ने आलम शाह के साथ मिल के अटैक किया और उस समय पे महदजी सिंधिया 40 to 50,000 की सेना लेके आया था और इसको कहते हैं बैटल ऑफ टूंगा, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी। तो आज का जो राजस्थान है जहाँ पे टोंक करके एक विलेज आता है वहाँ पर ही युद्ध था। महदजी सिंधिया ने अटैक किया, जयपुर और जोधपुर के राजा पहले साथ में बैठे, बोले हमला करने आ रहा है, क्या करना है। ऐसा कहते हैं उस समय पे जयपुर और जोधपुर की टोटल 15,000 की सेना खड़ी थी, 15,000 अगेंस्ट 40,000। थोड़ा दुर्भाग्य है कि मराठास के साथ ही युद्ध हुआ, मेरे को भी ये खैर बताना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उस समय की स्थिति थी जो भी थी। तो मराठास एंड मुगल्स केम टुगेदर टू अटैक द मारवाड़ पार्ट ऑफ राजस्थान। इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं है, लेकिन जयपुर और जोधपुर की फोर्सेस उस समय पे इस तरह से लड़ी, खैर मुगल्स तो बांध ही जाते हैं। तो इन मिडल ऑफ द वॉर आलम शाह विद हिज मैन ही रैन अवे, चला गया वो। तो महदजी सिंधिया अकेले रह गए। तो इस सिंधिया जो वैसे शिंदे बन गए यार, उस समय का नाम महदजी सिंधिया था। बैटल ऑफ टूंगा इज़ अ बैटल जिसके बारे में बात होनी चाहिए। इट वॉज द लास्ट बैटल, प्रॉपर बैटल दैट हैपेंड इन राजस्थान। सो पीपल टॉक अबाउट इट मोस्टली क्योंकि 15,000 बहुत कम होता है नरीस ऑफ फॉरेस्ट। थोड़े दिन पहले आपके साथ जब बात हुई थी तब उसके बाद मैंने एक वीडियो देखा था दैट वुमन इज टेलिंग दैट वाई ऑन दैट टाइम वुमेन्स आर ओनली बीन परफॉर्म एज अ जौहर करके जो रहता है, वाई नॉट मैन। उसके ऊपर बहुत ही बड़ी डिबेट हुई थी। आई रीड द आर्टिकल्स एंड ऑल, आई जस्ट वॉन्ट टू नो, और उसके ऊपर हम चर्चा भी करेंगे और ऑडियंस को भी जानना है कि पहले कि जौहर क्या है, एंड आफ्टर दैट जस्ट एक्सप्लेन मी ऑल दिस। जौहर के बारे में जनरली लोगों को जो पता चला है वो पद्मावत मूवी से ही पता चला कि ऐसा कुछ हुआ था है ऑन दैट। जौहर वॉज नॉट अ सिंगल थिंग जहाँ पे फीमेल जाके खुद को जला देती थी। जौहर के साथ एक और चीज़ होती थी जिसको हम कहते थे साका। तो ये एक दोनों टर्म्स साथ में चलती, जौहर एंड साका। साका क्या होता है, ये थोड़ी सी काफ़ी नॉट टाउड थिंग है। हिस्टोरियंस इस चीज़ को अग्री नहीं करते, बट हमारे फोकलोर्स में इसकी काफ़ी ज़्यादा बात। राजस्थान के अंदर जब युद्ध होता था तब पता चल जाता था कि हम लोग 2 से 3 असर सामने जो मुगल जा रहे हैं प्रोबेबली 10 से 12,000 15,000 1 लाख की सेवा लेके आए। युद्ध का तो वहीं पे ही पता चल गया क्या होने का। मैन जो थे वो जाके फीमेल्स को बोलते थे कि आप तो जौहर थी, फीमेल जाके जौहर कर लेती थी। जौहर करने का रीज़न क्या था वो मैं आपको बैठा बताऊँगा। जौहर होने के बाद द मैन यूज टू टेक द एशेज ऑफ द फीमेल्स एंड दे यूज टू रब ऑन देयर बॉडी, मतलब वो राख उठा के अपने बॉडी पे रब करता है और फिर वो युद्ध लेने रखते। इस टर्न को कहते थे साका। जौहर करना क्यों ज़रूरी था? मुगल्स एक ऐसे, मतलब आपको मैं क्या बोलूँ, इनके एट्रोसिटीज़ का तो खैर नंबर ही नहीं है। नेक्रोफिलिया आपको एक टर्म पता है क्या? नेक्रोफिल, रेपिंग द डेड बॉडी। सो ऐसे लोग जब अटैक करने आ रहे हैं और यहाँ पे इतनी सारी फीमेल्स है, 4-5 हज़ार फीमेल्स है, जो बच्चे भी, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि अगर ये इनको मार दिया जाता है तो इनकी बॉडीज़ के साथ क्या हो? इसीलिए जौहर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और जौहर होने के बाद द मैन यूज टू गो टू द वॉर टू फैक्ट, जिस टर्म को कहते थे साना। तो जौहर और साका दोनों हैंड इन हैंड चलती थी। ये तनी अलग ही वो थोड़ा फेमिनिस्ट चीज़ लोग बोलते हैं इसको, मुझे तो इसमें कुछ फेमिनिस्ट लग नहीं रहा है, क्योंकि आज आप अपने खुद की फैमिली में
अपनी बहन की, अपनी बेटी की, अपनी वाइफ की राख उठा के अपनी बॉडी पे लगा के आप लड़ने के लिए जा रहे हो, तो आपके लिए मानसिकता संतोष होने के लोग पता नहीं क्यों इसको इस चीज़ से कंपेयर किया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा कबिश चीज़ है। जौहर करना क्यों ज़रूरी था वो आपको बता दिया। पर नेक्रोफीलिया हमको भी नहीं पता आज के टाइम में लोगों को क्या होती, बट उन लोग को पता था कि सेक्स विद अ डेड बॉडी। तो अगर ऐसी कोई चीज़ होनी है किसी के साथ तो उनको जौहर करना पड़ता था कि हमारे शरीर की वो शायद पद्मावत हुई में हमने देखा हो, एक शरीर की लालसा रखने वाले को हमारा दूध से कन भी नहीं मिलेगा। ऑल दे गॉट यूज टू अ स्मॉल बोन ऑल राख, दैट वॉज द डर्ल फॉर जॉर्ज। और साथ में साका चल दी, तो साका वो लोगों को रिगार्डिंग बताओ मैं सीख रही वॉट इज साका एक्चुअली। हम लोग मूवीज़ की बात कर रहे हैं अभी, जो आपने पद्मावत बोला, लेट्स टॉक अबाउट द मूवीज़ में जो राजस्थान के राजपूत को जो हम लोगों ने पोर्ट्रे किया है, मतलब जो मूवीज़ में दिखाया जाता है, इज़ इट ट्रू या 50-50? इट इज़ टोटल फॉक्स आई वुड से। ओके, हाँ। एक तो राजपूतों पे ज़्यादा मूवीज़ कह रही थी बनेगी, और ये लोग बनाएंगे भी तो डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो मैं तो क्या रिक्वेस्ट ही करूँगा हाथ में कर, हम लोग कुछ भी करके वीडियोस करके यही करके बता देंगे वो ज़्यादा बेटर है। बीइंग राजस्थानी, बीइंग राजपूत, तो मैंने जितना देखा है, जितना ये लोग गलत बता सकते हैं मिलता है। आपने पद्मावत मूवी देखी, पहली चीज़ तो पद्मावती नाम की कोई रानी ही नहीं थी, लेट मी बी वेरी क्लियर, जो खैर शौकी ही थी, ऐसा कोई नाम ही नहीं है पद्मावती। ये पद्मावती या पद्मावत नाम आता है किसी मुगल हिस्टोरियन ने आफ्टर दैट चित्तौड़गढ़ का तो बैटल हुआ था, उसके 200-300 साल बाद एक किताब लिखी थी जिसके अंदर उसने पद्मावती नाम मेंशन किया था कि उस रानी पद्मिनी नाम की एक रानी थी। वो उस समय का श्रीलंका, जिसको सिनाला कहते थे, वो समय से वहाँ से आई गई थी, तो शी वॉज वेरी ब्यूटी, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। ये लोग जितना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ये करेंगे। और पद्मावत जैसी मूवी इन्होंने बनी, आपको शायद पता होगा, इन्होंने संजय लीला भंसाली ने थप्पड़ खाई थी चित्तौड़गढ़ में। ये जब शूट कर रहे थे तो ऐसा अंदर से आया था कि ये कुछ ड्रीम सीक्वेंस बनाने वाले हैं, जिसके अंदर रणवीर सिंह जो उस समय अलाउद्दीन खिलजी बना है, ये पद्मावती के साथ कुछ ऐसा सॉन्ग परफॉर्म करने वाला है। तो करनी सेना ने जाके संजय लीला भंसाली को उस समय थप्पड़ भी मारा था, और ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी था। आप राजस्थान आए, आप चित्तौड़ आए, मैं आपको बताऊंगा, फीमेल्स आज के टाइम पे रानी पद्मिनी के नाम का फास्ट रखती है। आज के टाइम दे वर्शिप जैसे गॉडेस, जिन्होंने खुद के ही तरफ से एक ऐसा युद्ध लड़ा जो कि जौहर था, कि आज आपको ऐसे शरीर की लालसा रखने वाले आदमी के पीछे आप जोर कर रहे हैं मान और सम्मान के लिए, तो फीमेल्स आज फास्ट रखती है। ऐसा नहीं राजस्थान में, ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी सारे पार्ट्स हैं जहाँ रानी पद्मिनी के नाम का फास्ट रखा होता है। आप उनको लेके ऐसी पिक्चर बनाते हो, आप जोधा अकबर जैसी पिक्चर बनाते हो, क्यों? जस्ट बुलशिट। इफ़ ऐसे जोधा नाम की कोई रानी नहीं थी, आप क्या हो? जोधा नाम की कोई रानी नहीं। ये एक इनका जो बेटा था जहांगीर, जिसकी एक बुक है, उसके अंदर उसकी मदर का नाम है मरियम उन ज़मानी। तो कहीं पे जोधा नाम नहीं, कहीं पर भी नहीं। जितना वहाँ के जो हिस्ट्री समझ आती है, राजा की जो बेटी थी उसका नाम जोधा था नहीं, और फर्स्टली वो उनकी बेटी नहीं थी, वो एक दासी थी, जिसको कहते हैं कि वो टर्किश दासी थी, जिसको यहाँ लाया गया था, एंड हर नेम वॉज मरिया दैट टाइम। और अकबर ने जब ये चीज़ बोली थी कि हमको पीस चाहिए, तो पहले क्या है, मैट्रिमोनियल पीस अलायंस हुआ करती थी कि आप शादी कर लो तो हमारे संबंधी हो गए, तो झगड़ा नहीं होगा, युद्ध नहीं होगा। उस समय पे अकबर जब आया था तो इन्होंने बोला था कि हमारे पास एक, अब दासी की तरह उसको पेश नहीं किया गया था, तो अकबर को मरिया बहुत अच्छी लगी थी। एट दैट मोमेंट ही मैरिड हर, जिसका नाम उसका कन्वर्ट करवाया। अकबर इतना सेक्युलर किंग कहते हैं उसको, अकबर को उन्होंने कन्वर्ट क्यों कराया उसको, मरिया को उसने कन्वर्ट करा के मरियम उज़ ज़मानी कर रहा है, एंड देन ही मैरिड। तो जोधा अकबर एक होक्स है, इट इज़ नॉट अ ट्रू हिस्ट्री। ये बॉलीवुड से लोगों को हिस्ट्री यही बनती थी विवेक गौर से, जो बॉलीवुड वाले बाजीराव मस्तानी बना रहे थे। मैंने बहुत सारे स्टार्स को भी देखा है, बहुत सारे फेमस पर्सनालिटीज़ को भी देखा है कि भाई जो भी मूवीज़ बनते हैं अबाउट द हिस्ट्री, तो वो लोग ऐसे पोर्ट्रे करते हैं कि ये सब कुछ दे आर मेकिंग टू डिवाइड द इंडिया इनटू टू पार्ट्स,
of the religion. Is it true? थोड़ा सा और इलेबरेट करो कुछ। मैंने अभी एक इंटरव्यू देखा था, आई वोंट बी टेकिंग द नेम, तो उन लोगों ने ऐसा बोला कि भाई जो हिस्ट्री के ऊपर जो मूवीज़ बनती है तो वो लोग यूजुअली हिस्ट्रीज के ऊपर जो रिलीजियस के ऊपर ही बनने वाले है, तो उसकी हिसाब से बिकॉज ऑफ दैट मूवी लाइक एक धर्म के पीछे ही ये लोग इतना अच्छा दिखा रहे हैं, वाई नॉट दे आर शोइंग अदर साइड ऑफ दिस धर्म एंड ऑल. I want to know from your side that is it okay to make this kind of movies? ये समझ गया मैं कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी टारगेट लोग क्यों उसको समझते हैं, बट इट इज़ नॉट दैट एक्चुअली. आज जो इंग्रेजल हुए हैं वो दे वर मिस्टीरियस, राइट. इसके अंदर इंडिया के मुस्लिम्स को ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे ऊपर इस चीज़ का अटैक हो रहा है. ऑल्दो जो लोग अलग किया अपना औरंगज़ेब को पर अपना हीरो मान के चल रहे हैं, खैर उनको तो पूरा फील करना चाहिए. लेकिन आज आप राणा प्रताप की सेना के साथ लड़े अफगान्स भी थे. हकीम का सूरी रहा मानना चाहिए. हकीम का सूरी ने बैटल ऑफ दिवेर के अंदर बैटल ऑफ हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के साथ युद्ध किया. उनके साथ वो अकबर के अगेंस्ट उन्होंने लड़ाई करी, अफगान्स ने लड़ाई करी. तो ये नहीं होना चाहिए कि हमारी कम्युनिटी टारगेटेड है. ऑल्दो दे शुडंट बी स्टैंडिंग विद द माइंडसेट ऑफ औरंगजेब एंड बाबर. बट थोड़ा सा दुर्भाग्य है कि ये लोग भी थोड़े से ब्रेन वॉश्ड हैं. लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं और वो मेरे दोस्त इसीलिए हैं क्योंकि वो थोड़ा ब्रॉड सोचते हैं. अब किया होगा जो भी कन्वर्जन वर्जन वो हम देखने नहीं गए क्या हुआ, बट इफ़ दे आर मुस्लिम दैट डजंट मीन कि दे आर टेररिस्ट या स्टिच. या ऐसा उनको नहीं सोचना चाहिए कि हमारे अगेंस्ट में ऐसा कोई मूवी बन रही. पास्ट है, हिस्ट्री ये जो लिखा गया वो लिखा है. आज युद्ध हो रहे हैं. औरंगजेब को अगर आप दिखा रहे हो तो आपको उसको दिखाना पड़ेगा कि ही वॉज टोटली डीपली रूटेड इनटू अ माइंडसेट ऑफ इस्लामाइजेशन ऑफ भारत. तो आपको उसको वैसा बताना पड़ेगा. पीपल शुड नॉट टेक इट ऑन दैट सेंस. और ये डिवाइड एंड रूल वाला कुछ भी नहीं है. वैसे डिवाइड एंड रूल तो थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट देता है. इस आई टोटली अग्री ऑन दैट पॉलिटिकली, नॉट हिस्टोरिकल. राइट, कहते हैं तो राजस्थान ने सिर्फ वॉरफेयर में ही नहीं पर एग्रीकल्चर एंड कल्चर दोनों में कंट्रीब्यूट किया है. आई वांट टू नो फ्रॉम योर साइड दैट हाउ दे हैव कंट्रीब्यूट दिस ऑल थिंग्स. महाराणा कुंभा जिनका मैंने नाम लिया था, ही हैव मेड लॉट ऑफ टेम्पल्स. बहुत इन्होंने मंदिर बनाए हैं, जैन मंदिर बनाए हैं. ओके. और कुंभल रिपेट सबसे सुंदर जैन टेम्पल है वो महाराणा कुंभा के समय को बनाए. कल्चर की अगर बात करूँ तो आज के समय में भी अगर आप राजस्थान आए हैं तो हमारे यहाँ पर कल्चर आपको डीप बुकेट दिखेगा, नॉट जस्ट द राजपूत, ऑल अदर कम्युनिटीज़. और ये हमने उनसे ही सीखा. एक आपको एक एग्जाम्पल देता. कल्चर सेविंग में भी राजस्थान के राजाओं का बहुत बड़ा हाथ है. मथुरा में जब अटैक हुआ था औरंगजेब के द्वारा, ही वॉज लिटरली डिस्ट्रॉइंग ऑल द टेम्पल्स. और उस समय पे श्रीनाथ जी की मूर्ति थी जिसको लेकर सारे पंडितों को भागना पड़ा था कि ये तो बिल्कुल ही तोड़े जा रहे हैं और श्रीनाथ जी की मूर्ति बहुत खिलानी सुखचाना पड़. तो किसी ने बोला कि आप ये मूर्ति उठा के राजस्थान चले. मेवाड़ के राणा राज सिंह जी जो थे उन्होंने बोला कि आप ये मूर्ति यहीं छोड़, यहाँ पर हम लोग इनकी मूर्ति बसाते मंदिर बनाते हैं. तो ऐसा कहते हैं कि इनकी मूर्ति जब लेकर गए थे तो वो जो चैरियट था एक जगह पर रुक गया था, वहीं पर ही आज उनकी मूर्ति है. एंड बाय हिज मूर्ति इज नेम श्रीनाथ जी का द्वारा उस समय नाम रखा गया था. एंड नाउ इट इज़ नाथ द्वारा. श्रीनाथ द्वारा उसका नाम था और अभी नाथ द्वारा है. उदयपुर से 60 DOW को है. तो कल्चर को सेव करना, कल्चर को बचा के रखना एंड नॉट टू जस्ट लुक टूवर्ड्स ओनली द हिंदूज साइड. उनकी पहले इतना डिवाइड नहीं था, हिंदूज जैन्स गुड रहता तो ऐसा देखा नहीं जाता था. they were all same. तो मंदिर बनाने में कल्चरली रूटेड काफ़ी ज़्यादा रहा है राजस्थान का. प्लस एक और चीज़ में आपको बताऊँ थोड़ी हंसने वाली चीज़ है ये कि जनरल में राजस्थान का नाम नहीं आता. किसमें? हमारे नेशनल एंथ पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, बेरावेर, उत्कल, बंगा, बिंद, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्चल, सब राजस्थान का नाम ही है. क्यों नहीं? कि राजस्थान वॉज नेवर द गुलाम ऑफ नाइगर द ब्रिटिश और इंडियंस. राजस्थान वॉज अ प्रिंसेस
सो दैट्स वाई थोड़ा कल्चरली हम लोग ज़्यादा रुकेंगे. एंशियंट इंडिया इतना नॉलेज था, इतना एडवांस नॉलेज का, देन वेयर ऑल द नॉलेज गॉन? इनका पावर ही तो यही कर रहा है. इन्वेजन्स जितने भी हुए, इन्वेडर्स को ये चीज़ पता थी कि यार ये लोग ना थोड़ा ज़्यादा ही घुसे पड़े हैं इस चीज़. इनको सबसे पहले तो इनका धर्म तोड़ना पड़ेगा. ओके. एक आपको बताता हूँ, नालंदा यूनिवर्सिटी नाम को सुना? नालंदा को तोड़ दिया था, तोड़ दिया. जला दिया था. ऐसा कहते हैं 6 महीने तक जली थी. वो इतनी बुक्स थी, ना इमेजिन कितनी बुक्स थी कि 6 महीने तक वो जली. तो ये सब इन लोगों ने स्टार्टिंग से ऐसी चीज़ें करी. और करने का रीज़न क्या था? एक स्टोरी है ना, आपको बताता था. बख्तियार खिलजी जो था, जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी, बख्तियार खिलजी बीमार होती थी. और ऐसा कहते हैं महीनों से वो बीमार था, सही नहीं हो रहा था. और किसी ने बोला कि आपको ये कहना वैद्य से मैं मिलाता हूँ, वो वैद्य आपको सही कर सकते. बोले कहाँ के वैद्य? बोले यहीं के, उनको मैं बुलाता हूँ, पास के ही है. तो वैद्य आए तो बख्तियार खिलजी ने बोला कि मुझे ऐसा बताया गया है कि तुम किसी को भी सही कर सकते हो. तो मेरी ऐसी ऐसी बीमारी है, मुझे शरीर में दर्द हो रहा है, मेरा मतलब शायद जो भी उस समय की इसकी बीमारी थी, बोले मुझे सही रहा. तो वो जो वैद्य थे वो बोले मैं कल आपके पास आता हूँ, कल आपको एक चीज़ दूंगा, फिर हम बात करते हैं. द नेक्स्ट डे दैट वैद केम विद द कुरान बुक. तो कुरान लेके आए, उन्होंने बख्तियार खिलजी के हाथ में दे दी. बख्तियार खिलजी बोला कुरान तो पढ़ रखी है मैंने, क्या करूँ ये सब? बोले नहीं, आप इसको पढ़ना चालू करो शुरू से. पर चालू करो ना तो आपका हाथ में कुरान इस तरह होनी चाहिए और आपका फेस से इतनी दूरी पर होनी चाहिए था. बख्तियार खिलजी ने कुरान चालू करी. 1 दिन 2 दिन 3 दिन एंड विद इन 7 days ही वॉज रेडी. तो उन लगी यार कुरान तो मैंने पढ़ रखी है, 2 से 3 बार पढ़ रही है, ऐसा इसने क्या मेरे को इस कुरान ने दे दिया. बख्तियार खिलजी को ये पता चलता है कि एक ऐसा लोशन लगाया गया था कुरान के बुक्स के पेजेस पे उस समय, जिसकी फ्यूम से वो सही हो गया. क्योंकि बोले यार ये क्या जादू वाली चीज़ें हैं, उनको नहीं पता है. बख्तियार खिलजी का जनरल बोलता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे बाहर से भी लोग पढ़ने आते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ में पढ़ाई जाती. उसके दिमाग में पहली चीज़ क्या आई? उसको डिस्ट्रॉय टू द को. और ऐसा नहीं है कि हम लोग एडवांस नहीं थे. आपको अगर नहीं पता है महाराष्ट्र के कैलाश टेम्पल के बारे में, तो यू शुड रीड अबाउट इट. कि एक पहाड़ को कार्व आउट करके नीचे तक एक ऐसा पूरा टेम्पल बनाया गया है भोलेनाथ का, इतनी प्रिसाइज तरीके से कि उसका ज्योमेट्री भी इतना परफेक्ट है, लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन के साथ. 1200-1300 साल पुराना ये टेम्पल है. कैसे लोगों को ये चीज़ पता? इक्विनॉक्स के बारे में कैसे लोगों को पता है? हम लोग आज कहते हैं ना डेवलपिंग नेशन, मुझे ऐसा लगता है वी आर रीडेवलपिंग नेशन. वी वर वेरी एडवांस. आंध्रा के पोर्ट से हम लोग, मेरी रिव्यू भी है मेरे पेज पे, आंध्रा के पोर्ट से उस समय जूलर्स ग्रैनुलेशन करके एक आता है, जिसके अंदर क्या होता है कि आप सोने को पिघला के एक ऐसी डिज़ाइन बनाते, ये सब एक्सपोर्ट करते थे. रोमन क्वींस हमारे बनाए हुए इयररिंग्स और ऑर्नामेंट्स पहनती थी बिफोर इंग्लिश. 2000 साल पहले बनाया गया एक ऐसा मिलता है वहाँ पे वुमन क्वींस को, उधर यूँ मिलती ज्वेलरीज. तो वहाँ पर भी लिखा गया है कि आंध्रा के पोर्ट से एक्सपोर्ट हुई थी, इंडिया के शिल्पकार बना रहे. तो वी आर इन दैट फेज जहाँ पर हम लोग प्री डेवलपिंग में सर वी वर वेरी एक्स. और ये तोड़ा गया है भी, हमारा माइंड सेट ही इतना स्ट्रॉन्ग था उसमें भी. हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे, मतलब मेक इन इंडिया उस समय था 2000 साल शायद. अगर आपको कोई भी हिस्ट्री का चैप्टर रीराइट करना है तो व्हाट इट विल डू? अकॉर्डिंग टू मी द बैटल ऑफ तरीन जो है, जिसके अंदर मोहम्मद गौरी ने हमला किया, द फर्स्ट अटैक ऑन इंडिया, इसको मैं चाहता हूँ कि पृथ्वीराज चौहान की गलती थी जो ये, वरना आप समझेंगे कि मैं आपको बताता हूँ. इस युद्ध का शुरू जब ये हुआ था, फर्स्ट अटैक जो हुआ था, बैटल ऑफ तरेन 2 बार हुआ है. फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन था ना, उसके अंदर मोहम्मद गौरी को हरा दिया था, पकड़ के जेल में भी डाल दिया था. लेकिन मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के हाथ जोड़ लिए थे कि मुझे छोड़ दो, मैं चला जाता हूँ उनसे. अभी हमारे संस्कार ऐसे थे कि चलो ठीक है, मैं माफ़ी मांग ली, छोड़ देते हैं.
इन द सेकेंड बैटल हम लोग हार गए। अगर वो फर्स्ट बैटल के अंदर मोहम्मद घोरी को मार दिया होता तो इंडिया कभी कॉलोनाइज्ड होता है, कभी कॉलोनाइज्ड होता। दिस थिंग आई वांट टू रिगाई पर आई कुड सी जस्ट आप दो भी इस चीज़ भी करोगे। जयचंद का नाम सुन जयचंद को लोग थोड़ा क्रिएटर से कंपेयर करते हैं, ये तो जयचंद है, क्रिएटर है। ऐसा कहते हैं पृथ्वीराज चौहान के जो ससुर थे वो जयचंद और वो मोहम्मद गौरी को लेकर आया था, ऐसा कुछ नहीं, टोटल बकवास की गई है। पृथ्वीराज चौहान के 200-300 ईयर्स बाद एक किताब लिखी गई पृथ्वीराज रासो, जिसके अंदर ये 3-4 चीज़ें हैं जो बकवास की गई है। अच्छे से आपको पृथ्वीराज चौहान की हिस्ट्री पढ़नी तो आप पृथ्वीराज विजया करके एक किताब है, उसके थ्रू आप पढ़िए। उसके अंदर जयचंद वॉज अ रियली गुड किंग, बहुत अच्छा था वो तो, मतलब प्रजा के बारे में सोचने वाला आदमी था। वैसा किंग मिला नहीं इंडिया को, लेकिन जयचंद को ट्रेटर बना के आज पेश किया था कि ये 2 चैप्टर शुड कि नहीं। जयचंद वॉज अ रियली गुड पर्सन। उसको थोड़ा सा लोगों को समझना चाहिए कि पृथ्वीराज रासो के अंदर संयोगिता भी है, जो पृथ्वीराज की क्वीन है उनको घोड़े में बिठा के लेकर उठा के लेकर आ गए, सब कुछ भी है, सब टोटल लोग का है। मैं भी ये सब मानता था, जितना पढ़ा है तो मैं समझ रहा हूँ ये चीज़ें गलत पड़ी। इन योर ओपिनियन एक्सप्लेन मी के इंडिया का सबसे ओवररेटेड एंड अंडररेटेड किंग कौन था? ओवररेटेड तो मैंने आपको क्या बता दिया है, वो ओवररेटेड हुआ सकता है, दैट आई हैव टू बी। नो, अंडररेटेड इन माय ओपिनियन, अंडररेटेड इज राजा छोटा। राजा छो साउथ के अंदर चोल डायनेस्टी थी, लोगों को पता नहीं है उनके बारे। राजा चोला वो सच अ ग्रेट की। आप एक चीज़ समझिए, एक इंसान इतना बड़ा ऊंचा मंदिर बनाते, उस मंदिर के ऊपर 80,000 टन का एक पत्थर रखते, आज से 1100 साल पहले। हाउ इज दैट पॉसिबल? राजा चोला ने साउथ के अंदर अपना होल्ड इतना स्ट्रॉन्ग रखा था, सारे अटैक्स उन्होंने रोक के रखे क्योंकि चारों तरफ से घिरे हुए थे। चोल डायनेस्टी से अभी तो खैर कोई बचा नहीं है, बट चोल डायनेस्टी हैज़ टू बी रेड बाय पीपल एंड लोगों को ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। राजेंद्र चोला जो उनके फादर थे और ये राजा चोला, इन लोगों के बारे में लोगों को पता होना चाहिए। आज हम नॉर्थ में रहते हैं तो ऐसा मतलब इसका मतलब ये नहीं है वो साउथ के बारे में ज़्यादा पता ना हो। राजा चोला वॉज इन माई ओपिनियन द मोस्ट अंडररेटेड किंग ऑफ इंडिया, बिकॉज उनका सपना तो था, आप देखिए ना, कि मुझे साउथ में गंगा लेकर आनी है। ये स्टोरी है, रियलिटी आई डोंट नो मोर अबाउट इट क्योंकि इतना बड़ा नहीं है, बट जितना बड़ा है मैंने स्टोरी सुनी है कि राजा चोला ने ऐसा मैसेज दिया, मुझे गंगा चाहिए, गंगा नदी यहाँ पर चाहिए, तो गंगा का पानी या गंगा नदी मुझे यहाँ पर बनानी, तो गंगा का पानी मुझे चाहिए। तो रास्ते में जितने भी किंग्स थे उन सबको उन्होंने मैसेज भी जो है कि भाई आप है ना उनको ये जाने दीजिए, पास ऑन होने दीजिए, क्योंकि मुझे गंगा नदी लेकर आनी है। तो रास्ते में जितने भी किंग्स आ रहे थे सब ने मना रखी, बोले नहीं आप यहाँ से जाओगे तो युद्ध होगा। तो राजा चोला कहते युद्ध होता है तो हो जाए। वो जाते हैं, पहले किंगडम को हराते हैं, दूसरे किंगडम को हराते हैं, तीसरे किंगडम को हराते, चौथे को हराते, जाते जाते ऊपर तक जाते हैं। और वहाँ से वो ऐसा कहते हैं कि जितने भी किंग्स को उन्होंने हराया उन किंग्स को हाथ में घड़े दिए थे जिसके अंदर गंगा का पानी वो लेकर साउथ तक लेकर आए। तो ही वॉज दैट काइंड ऑफ। सोशल मीडिया पर हिस्ट्री का जो प्रोपोगेंडा कभी कभी रहता है वो बहुत ही वायरल होता है। अब सोशल मीडिया में कितने सारे हमने कंट्रोवर्सी अभी देखी है, अभी रिसेंट तो बहुत हुई, तो आप उसको फैक्ट चेक कैसे करते हो? इफ़ आई मेक अ वीडियो, जैसे मैंने अभी गिरनार पर वीडियो बनाया था, गुजरात में गिरनार है आपको का, गिरनार के ऊपर जो थोड़ा सा ना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इन द हिंदू कम्युनिटी है, जैन कम्युनिटी, कि द हिंदू कम्युनिटी स्टेट की वहाँ पर मंदिर है वो हिंदूज का भी है, दत्तात्रेय का मंदिर, बट द जैन कम्युनिटी सेज दैट हमारे जो पद्म चिन्ह हैं, शायद महावीर भगवान के हैं या किसके हैं, उनके पद्म चिन्ह है वहाँ, तो जैन कम्युनिटी स्टेट की यहाँ पर किया गया है। टू मेक दैट वीडियो आई हैड टू रीड a 600 पेज वर्डिक्ट ऑफ हाई कोर्ट का, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा भी उल्टा सीधा बोल देना
तो मेरे पर केस हो सकता है। ये थोड़ा सा क्या है कि कोर्ट ने भी इस चीज़ पर ज़्यादा जवाब दिया नहीं है, क्योंकि हिंदूज एंड जैन्स का क्या है, थोड़ा फुटहोल्ड है, इस वजह से जवाब दिया है नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि जितना मैं हिस्ट्री की वीडियोस बना कॉन्ट्राडिक्ट होगी, क्योंकि एक चीज़ के ऊपर 3 चीज़ें लिखी गई, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। कितना भी डीपली जाके मैं पढ़ूँ तो उसको प्रोपेगेंडा बना के कोई ना कोई है। तो आई डोंट गो इन दैट। आई जस्ट फील कि जितना लोगों को सही बता सकूँ उतना बता सकूँ। जितना ज़्यादा पढ़ता हूँ, अगर 3 स्टोरी पढ़ रहा हूँ, 3 स्टोरी में से सबसे रेलेवेंट जो लग रही है अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, यू मेक वीडियो ऑन दैट। और मेरा एम यही है, हिस्ट्री ऑफ भारत को मैं मोनेटाइजेशन के बीच से नहीं लेता। मेरा सीधा सा ये है कि लोगों को हिस्ट्री ऑफ भारत के अंदर ज़्यादा पता चलना चाहिए, और मैं इसको प्रोपेगेंडा की तरह नहीं बनाना चाहता। दैट इज़ वाई देर इज़ अ रीज़न दैट ऑल काइंड ऑफ कम्युनिटी फॉलो। मेरे पेज पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू कम्युनिटी है, मुस्लिम ऑल्सो फॉलोअर्स भी। वो मुझे मैसेज भी करते हैं, नहीं आप अच्छा कंटेंट बनाने, और राइट लेफ्ट किया तो कल एंटी मुस्लिम भी ऐसा कंटेंट होगा। सो टू कंपेयर हिस्ट्री विद प्रोपेगेंडा इज आप वीडियोस बनाते हैं इन द सोशल मीडिया। लेट्स टॉक अबाउट द फेसिंग ट्रोलिंग एंड बैकलैश। कभी आपको मिला? बहुत मिलता है। बहुत लड़ा नहीं हो, मतलब ट्रोलिंग तो अलग बात है, धमकी मिल जाती सी, हम मार देंगे देखो, तूने ऐसा बोल दिया हमारे बारे में। तो ठीक है, ट्रोलिंग पहले मेरे लिए बहुत नया नया था, तो थोड़ा सा अजीब ही लगता था। कमेंट सेक्शन आप जाके देखो ना, तुझे ये नहीं पता, तू कौन सा है, जाके डिबेट कर ले, ये वो वंदना करनी थी। आई जस्ट वॉन्ट टू बी रेलेवेंट। अगर आज से भी 50 साल बाद भी अगर कोई मेरा वीडियो देखता है हिस्ट्री ऑफ भारत पे, उसको रेलेवेंट होना चाहिए। नहीं यार इसने बताया, क्योंकि हिस्ट्री इज़ नॉट री रिटन, इसको चेंज तो कर नहीं सकते हैं। तो इसीलिए ट्रोलिंग वोलिंग थोड़ी बहुत चलती रहती। बीच में किसी ने वीडियो भी बनाया था, क्या कहते हैं, रोस्टिंग टाइप वीडियो बनाया था, क्यों उसने डिलीट किया मुझे पता है, कैसा वीडियो बनाया था। हाउ इम्पोर्टेंट फॉर द यूथ टू नो अबाउट द इंडियन हिस्ट्री? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लोगों को पढ़ना चाहिए हिस्ट्री के बारे। आज हम भी 14 अक्टूबर को फैंटेसाइज करते हैं। एक छोटे हेयर स्टैंड वाला ईयर था, गाड़ी चल के जब पढ़ा तो पता चला कि 14 अक्टूबर होक्स है, कुछ है रे। तो जितना ज़्यादा रीड करोगे, आप एक्टिविज्म की बहुत बुक्स है, रिच डैड पुअर डैड है, थिंक एंड ग्रो रिच है, ये सब है। वी नो कि देखो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वजन कम करना है, 6 पैक बनाना है, हेल्दी रहना है, लेकिन हो नहीं पाता। ये सब सबको पता है, पीपल नो दैट। हिस्ट्री इज़ अ थिंग विच चेंजेस योर माइंड सेट। मेरा माइंड सेट बहुत ज़्यादा ब्राउन रहा। एज आई टोल्ड बिफोर दिस पॉडकास्ट की पॉलेज में मेरी मेंटलिटी है, बट आफ्टर रीडिंग हिस्ट्री आई रियलाइज कि थोड़ा सा आपका माइंड ब्रॉड होता है। यू लर्न मोर अबाउट हाउ पीपल यूज टू थिंक, तो आज हम कैसा सोच सकते। तो हाँ, पीपल शुड रीड अबाउट इट, नॉट जस्ट द यूथ। मतलब बहुत सारे लोग कुछ भी सोचते हैं। मैंने एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं करता हूँ। सवाल यह है कि पृथ्वीराज चौहान के बारे में इन्होंने पढ़ा था कि 14 बार युद्ध हुए थे और 15वीं बार वो हारे थे। तो अब पढ़ने के बाद मेरे को थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी, 14 बार कोई युद्ध लड़ेगा, चाहे वो एनिमी हो चाहे हम कोई भी हो, इकोनॉमिकली टूट जाएगी वो। और जब मैंने पढ़ा तब पता चला दो बार युद्ध हुआ, 14 बार युद्ध ने। तो कीपर नॉट जस्ट द यू, ऑल इज। आज के पॉडकास्ट का अभी लास्ट क्वेश्चन है, आप अपने यूथ को क्या मैसेज देना चाहोगे? तो अभी यूथ में आता हूँ, मैसेज तो क्या दूँ मैं, बस थोड़ा सा इंस्टाग्राम से, अगर आप इंस्टाग्राम से भी आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मैं हिस्टोरिकली इस चीज़ आंसर हुआ से हो गया आंसर। आप इंस्टाग्राम से भी अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और कहीं से भी आप किताब से भी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, प्लीज़ रीच इट। क्योंकि मेरे साथ जी ऐसा हुआ है कि मैंने वीडियो शूट कर लिया है, मैंने वीडियो एडिट कर दिया है, मैंने उसको शेड्यूल पे डाल दिया है पोस्टिंग के लिए, लेकिन मुझे पता चला कि इस वीडियो के अंदर ये चीज़ कर रखा, तो मैंने उसको हटा दिया। मेरा मैसेज यूथ को यही है, आज के टाइम में लोग हिस्ट्री को बुरी थे था, हिस्ट्री इज़ नॉट बुरी। हिस्ट्री आपका फ्यूचर डिसाइड करता है, जितना मुझे ऐसा लगता है। आज आपके घर में आपके फादर सुबह समझते हैं कि एक रिचुअल है कि सुबह के नहा के हमको पूजा करनी चाहिए। आज आप भी वो चीज़ फॉलो कर रहे होगे कि नहीं, मुझे नहा के पूजा करनी चाहिए। आपकी आगे की जनरेशन भी ये चीज़ फॉलो करेगी। तो आपकी हिस्ट्री भी सही रखती है कि आपका फ्यूचर में किस तरह की बात बनी है। तो आई वॉन्ट टू टेल द एज ग्रुप ऑफ माई ऑल्सो जो फोके हैं अभी,
17-18 साल की थी है, प्लीज़ रीड अबाउट हिस्ट्री मोर, नॉट जस्ट गो ऑन वीडियोस, नॉट जस्ट सी कि नहीं इस पोस्ट पे ऐसा लिखा है, ये लिखा है, वो लिखा है, रीड आउट. Let's end this podcast and thank you so much for joining.